हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे थे, नाम है इसका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था बेसिक फोटोसिंथेसिस। आज हम यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट 2। हमने बेसिक फोटोसिंथेसिस का सेगमेंट्स पढ़ लिया था और फिर हमने कुछ डिस्कशन किए थे अलग अलग साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स, जैसे टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने ये ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा पे रिसर्च करके बताया था कि ब्लू और रेड लाइट में एक्यूमुलेशन बैक्टीरिया के ज्यादा होते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां पे? ब्लू एंड रेड लाइट में परफॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम यहां पे बात करने वाले हैं अब फोटोसिंथेसिस साइट्स एंड पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए नीडेड होते हैं और फोटोसिंथेसिस होती कहां कहां पे है, तो उसके बारे में हम आइए एक एक करके यहां पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज, फोटोसिंथेटिक की जो साइट्स है और उसके जो पिगमेंट्स होते हैं, यही पिगमेंट्स मेनली एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अभी हमने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी ये टर्म पढ़े, तो ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ये जो पिगमेंट है इसकी अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। कहां पे होती हैं? हरी पत्तियों में। एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो अदर ग्रीन पार्ट्स प्लांट के हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों में हो, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहां पे भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक थैली पॉकेट जैसी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसमें? वॉल ऑफ द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स की दीवार में प्रेजेंट होता है किसकी? पत्तियों की। यह हेल्प करता है ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी गेन करने में यह हेल्प करता है। कहां पे अरेंजमेंट होता है इसका? मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में सन की रेज कुछ इस तरह से फॉल कर रही होती हैं, उस समय इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये कुछ अगर इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो मैक्सिमम लाइट फॉल होती है इनके सरफेस पे। और अगर मैक्सिमम लाइट फॉल करेगी तो ये हेल्प करेंगे ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने में। बात करें अगर हम क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं एक मेम्ब्रेनस सिस्टम। इसमें कंसिस्ट होता है ग्रेना। ये जो पैकेट, कई सारी छोटी छोटी सी पैकेट्स से मिलके बना हुआ हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रेना। अब एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, या इसको हम फ्रेट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेट्स बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, यहां पे लेबल किया गया है। बाहर की तरफ की अगर हम बात करें तो इनर और आउटर दो मेम्ब्रेन्स इसको कवर कर रही होती हैं, पर ये जो पतली सी जो सिक्के जैसी कॉइन लाइक, और ये कॉइन कैसा होता है? ऐसा अंदर भी ल्यूमेन पाया जाता है। इसके बाहर की तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम थैलाक्वाइड। ये जो थैलाक्वाइड है ना, इसी थैलाक्वाइड के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कहां पे? विद इन द थैलाक्वाइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक ग्रेनम ग्रुप है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स या थैली का, जिसको बोलते हैं थैलाक्वाइड, और एक हिस्सा लैमेली के नाम से जाना जाता है। ये लीफ के पिगमेंट्स कंटेंट करते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है? ट्रैप करना लाइट एनर्जी को और सिंथेसाइज करना क्या? एटीपी और एनएडीपीएच। क्या क्या बनाना है? एटीपी और NADH2 कंपाउंड याद रखना। NADPH2 ये मेजर कंपाउंड है जिसकी हेल्प से रिएक्शन होती है बायोसिंथेसिस, और ये जो रिएक्शन है मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू ट्रैप करके इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन का यह मतलब नहीं है कि ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। क्लियर? ये बिना लाइट के भी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन लिबरेट करता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में चेंज होता है।
इस ड्यूरेशन में NADPH2 और ATP के फॉर्मेशन होते हैं। लाइट के बाद ये डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं फर्दर ग्लूकोज बनाने में। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस अकर करती है, इनकॉर्पोरेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स में फॉर द सिंथेसाइजिंग शुगर। शुगर कौन सी सिंथेसाइज होती है? ग्लूकोज, जो टर्न कर देती है फ्रॉम स्टार्च। इसको बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। तो हमारे पास क्या रिएक्शन है? एक रिएक्शन लाइट रिएक्शन है और एक रिएक्शन है डार्क। लाइट रिएक्शन का मतलब है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो क्या डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी? होगी, पर लाइट डिपेंडेंट नहीं है कि लाइट होगी तभी होगी, पर लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है। अगर लाइट नहीं है तो नहीं होगी। लाइट आने के 5 से 6 मिनट बाद शुरुआत हो जाती है डार्क रिएक्शन की, और लाइट जाने के 4 से 5 मिनट तक डार्क रिएक्शन होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, क्योंकि ATP और NADPH2 की नीड है। और ये कब आएगा? जब लाइट रिएक्शन होगी। तो लाइट पे डिपेंडेंट इनडायरेक्टली है डार्क रिएक्शन, डायरेक्टली ये डिपेंडेबिलिटी शोन नहीं करते हैं। इट डज नॉट मीन दैट दे अकर्स इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, बट ये क्या है? लाइट के सहारे चलते हैं, डायरेक्ट लाइट का रोल प्ले नहीं देखने को मिलता है। पिगमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, ये पिगमेंट्स की बात करें तो हमें देखने को मिलेंगे कैरोटीन, कुछ येलो ऑरेंज कलर के। ज़ैंथोफिल हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग डिफरेंट कलर के, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और हमारे पास क्लोरोफिल C। ये सेपरेशन है पिगमेंट्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, इनके अलग अलग कलर ऑब्टेन किए गए। ये कुछ इनके कलर सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इनको शोन किया गया पत्तियों के पिगमेंट को, किस पे? क्रोमेटोग्राम पे। क्लोरोफिल A कैसा दिखा? ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिला। क्लोरोफिल B दिखा कैसा? येलो ग्रीन कलर। ज़ैंथोफिल देखने को मिला येलो कलर का, और कैरोटेनॉइड हमें दिखा येलो टू येलो ऑरेंज। ये पिगमेंट क्या है? सब्सटेंस हैं जिनके पास एबिलिटी होती है अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करने की। अलग अलग लाइट मतलब अलग अलग वेवलेंथ की। लैम्डा, ये तो सबको पता है ना कि जो सनलाइट आती है उसके जो सन रेज हैं, दोज रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्सेज। ये सोर्सेज सनलाइट के हैं। सनलाइट कहां से चलती है? ये सन स्टार्ट करते हैं, अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लोवेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो हमें गामा रेज से शुरुआत देखने को मिलेगी, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, और यूवी रेज के बाद हमें विजिबल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो ये 3 और ये 3 फर्दर ये 6 नंबर्स में देखने को मिलती हैं। वेबगियर की अगर हम बात करें तो ये लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में पाया जाता है। तो अलग अलग कलर हमें दिखाई पड़ते हैं, इनकी वजह से अलग अलग कलर दिखाई पड़ेंगे। तो अलग अलग कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। किसकी? पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स में क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड जो हैं, ये क्या बोले जाते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते फोटोसिंथेसिस में। एसेसरी पिगमेंट का काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल A। मेजर इसमें क्या है? क्लोरोफिल A। B एब्जॉर्ब करेगा तो A को ला के देगा, ज़ैंथोफिल एब्जॉर्ब करेगा तो A को ला के देगा, अगर कैरोटेनॉइड एब्जॉर्ब करेगा तो A को ला के एनर्जी देगा कि तुम काम करो, क्योंकि क्लोरोफिल A ही फंक्शनिंग करता है। तब जाके हमारे पास NADH2 बनता है, DPH2 बनता है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है? ATP। तो हमें अगर ATP चाहिए तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें क्लोरोफिल A का लेना पड़ता है। और क्लोरोफिल A किसके सहारे पे डिपेंडेंट है? ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, ये जो अलग एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये एक और काम करते हैं, क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि नेसेंट ऑक्सीजन बनी है तुरंत क्लोरोफिल A ही ऑक्सीडाइज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी।
अगला सेगमेंट है पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम एक साथ कोइंसाइड करते हैं, ये एक साथ क्लोजली शोन कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम पता लगा यहां पे किसमें होती है? ब्लू एंड रेड रीजन में स्पेक्ट्रम के। अब ग्राफ शोन कर रहा है क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट, और क्लोरोफिल ए अगर फॉलो कर रहा होगा किसी रेंज को तो उसी के अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों देखने को मिलेंगे। ये ग्राफ जो सबसे पहले मेंशन किया गया है एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कौन से? ए, बी और कैरोटेनॉइड्स के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। यहां पे जो ए है क्लोरोफिल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से कलर से? ब्लू कलर से। यहां पे देखोगे अर्ली स्टेज ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा होगा ब्लू कलर। ब्लू कलर में मैक्सिमम और उसके बाद रेड कलर में दो पीक वैल्यू बनी है किसकी? क्लोरोफिल ए की। अब पीक वैल्यू किसमें बनी है? एक ब्लू कलर में और एक बनी है किसमें? रेड कलर में। इसी समय रेड और ब्लू के हिसाब से देखा गया इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें भी क्या मैक्सिमम ब्लू कलर फिर धीरे धीरे घटता हुआ और फिर रेड कलर में वापस से ग्राफ ऊपर की तरफ गेन करता हुआ चला जाता है। ठीक यही पैटर्न एब्जॉर्प्शन का है। अगर दोनों को मर्ज किया गया, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था क्लोरोफिल ए, और इसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसको किसके बेसिस पे मेजर किया गया? क्लैडोफोरा रखा गया था, ऑक्सीजन, एरोबिक बैक्टीरिया। तो जहां पे ज्यादा कलर देखने को मिला वहां से हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा कलर मैक्सिमम यहां पे रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एक्शन स्पेक्ट्रम है दोनों एक साथ कोइंसाइड करते हैं। ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर करती है। ये जो ग्राफ है क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के साथ इसका एसोसिएशन दिखाया गया है। पॉइंट्स में सिंपली याद रखना है, ग्राफिकल पैटर्न जब भी पूछा जाएगा इसी पैटर्न का ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तो वहां पे पूछा जाएगा। अब नाउ बात करते हैं यही क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड्स अलग अलग पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्राइमरी जो एक्सेप्टर यहां पे देखने को मिलेगा रिएक्शन सेंटर पे फोटॉन्स, लाइट्स आएंगी, लाइट्स सबके पास एनर्जी लेके जाएंगी। एक क्लोरोफिल ए डायरेक्टली यहां पे क्या कर रहा होगा? प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। इसके बेसिस पे पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं इनटू 2 पीएस। इसको बोला था इमर्सन साहब ने। इमर्सन ने एक इफेक्ट प्रपोज किया, इमर्सन इफेक्ट बोला गया इसको। इमर्सन साहब ने बताया कि जो यहां पे कलर सेगमेंट दिखा, एक 700 नैनोमीटर लाइट का और एक 680 नैनोमीटर लाइट का, दोनों पे अलग अलग फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर रही थी रैंडमली। पर जब दोनों को एक साथ मर्ज किया तो देखा कि यहां पे अचानक से तेज ग्रोथ देखने को मिली फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं 2 फोटोसिस्टम्स में, इसको PS1 और PS2 फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के नाम से जाना गया। ये सीक्वेंशियल नाम है इनकी डिस्कवरी के। हर एक फोटोसिस्टम के पास अपना क्लोरोफिल ए होता है, एसेसरी पिगमेंट्स जो इसकी प्रोटीन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो इन पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्लोरोफिल ए का लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस बनाना, इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेजरली यहां पे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब यहां पे अगर बात करें सारे पिगमेंट्स एक्सेप्ट एक मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल फ्रॉम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC यहां पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। इनकी बात करें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बना रहा है? क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे कंपोजिशन क्या बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं क्या? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इनको हम एंटीनी बोलते हैं। अब सिंगल क्लोरोफिल ए, एक ही क्लोरोफिल ए एक्ट करता है रिएक्शन सेंटर की तरह। PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है ये लाइट एब्जॉर्ब करती है 700 नैनोमीटर, इसीलिए इसको हम P700 बोलते हैं। PS2 रिएक्शन सेंटर में एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? 6P680 नैनोमीटर। अब बात करते हैं
टॉपिक लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शन का यहां पे हम जिक्र करने जा रहे हैं। उम्मीद है यहां तक का जो फोटो सिस्टम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा सेगमेंट है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके बाद के सेगमेंट में लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में क्या क्या चीजें हैं? ये एक पत्ती है, पत्ती की जिम्मेदारी है लाइट एब्जॉर्ब करना। लाइट एब्जॉर्प्शन का मेन कंपोजिशन क्या होता है? यहां पे क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स हैं, पिगमेंट्स होते हैं, मेजरली चीफ पिगमेंट ए होता है, वाटर कंजप्शन होता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। फिर इसी ड्यूरेशन में NADPH और ATP फॉर्मेशन होते हैं, कंज्यूम होता है ADP प्लस फॉस्फेट और NADP प्लस ये, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ATP और NADPH केल्विन साइकिल में जाते हैं जहां पे शुगर बनता है। तो ATP और NADPH हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स होते हैं जो यहां पे फॉर्म होते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन पहला हिस्सा, वाटर स्प्लिटिंग इसका दूसरा कंपोजिशन, ऑक्सीजन रिलीज तीसरा पैटर्न और फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, इतनी सारी चीजें लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। लाइट रिएक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला हिस्सा हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना यहां पे बहुत कठिन समस्या बोला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से आ गया आपको तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। इसके अरेंजमेंट को बोला गया जेड स्कीम। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेथड होता है ये फोटो सिस्टम का, ये दो टाइप का होता है एक्चुअली। ये होता है एक नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेसन, और एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं बट नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला काम होता है 680 P680 यानी कि PS सेकेंड का, और फिर P700 यानी कि PS फर्स्ट का। तो जो PS फर्स्ट बाद में आता है, PS सेकेंड पहले आता है। PS सेकेंड एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू यहां पे एडाप्टेशन होता है। फिर ETS साइकिल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कहां पे? LHC PS700 पे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासेस टू अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग साइटोक्रोम। किसको कंसिस्ट कर रहा है? साइटोक्रोम को। ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डाउनहिल। इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल इसको हम क्या बोलते हैं? डाउनहिल प्रोसेस, क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे इनका घटता जाता है। बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द पिगमेंट्स ऑफ PS1 की तरफ इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या कहां से मिलते हैं? वाटर के ब्रेकडाउन से, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के साथ ये फॉर्मेशन होते हैं साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये है क्या? P700 यानी कि PS फर्स्ट। अब यहां पे क्या देखने को मिलता है? PS फर्स्ट आल्सो एक्साइटेड। ये भी क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। रेड लाइट रिसीव करता है 700 नैनोमीटर की और ट्रांसफर करता है अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसके पास ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। रेडॉक्स पोटेंशियल इसके पास ज्यादा होता है, इसके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डाउनहिल टू द मॉलिक्यूल्स और इस फेज में NADPH फॉर्मेशन होता है, NADPH2 या फिर NADPH का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं PS सेकेंड से PS1 में एंड फाइनली डाउन हिल टू NADPH फॉर्मेशन तक ये डाउनहिल प्रोसेस में जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम जेड स्कीम ड्यू टू इट्स जिगजैग शेप। ऐसे ये अरेंजमेंट कैसा हो गया? जिगजैग शेप, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? जेड स्कीम। ये जो शेप फॉर्म हुआ है जब सारे कैरियर
प्लेस्ड होते हैं एक सीक्वेंस में, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। इसी फेज में हम देखेंगे कि जहां पे पीएस सेकंड का इन्वॉल्वमेंट था, वहीं पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस पीएस सेकंड पे लोकेटेड होते हैं इनर साइड ऑफ द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। वाटर स्प्लिट करता है H+ और O- में। O के साथ यहां पे हम बात करते हैं नॉर्मली H2O, ऐसा ब्रेकिंग होता है H+ और प्लस OH- और प्लस में 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पाए जाते हैं। अब क्या होता है, ये एक के साथ था तो 2H+ किसके, एक वाटर से ब्रेक डाउन करे थे, और प्लस में क्या बने थे हमारे पास, यहां पे हमारे पास कंपोजिशन बने थे ऑक्सीजन के, नेसेंट ऑक्सीजन और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, H+ और OH ग्रुप जो बने थे ये 2H+ कैसे आए, इसका कंपोजिशन देखेंगे तो 2 के साथ आएगा है ये फॉर्मूला, 2OH- और 2 इलेक्ट्रॉन्स बने थे, ये मल्टीप्लाइड हो जाता है 4 और 2OH-। अब ये जो 2OH- है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना के 2H+ लिबरेट करता है, इसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। तो एक साथ देखोगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो सिंपली हम बात कर सकते हैं कि पीएस सेकेंड सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बाय रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कंज्यूम्स हुए हैं इनको कंटिन्यूअसली वाटर के स्प्लिटिंग से प्रोवाइड कराया जाता है, इसीलिए पीएस सेकेंड प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम PS1। प्रोटॉन H+ यूज किए जाते हैं रेड्यूस NADP को NADPH में, और ल्यूमेन में H+ आयन के कंसेंट्रेशन इनलार्ज कर जाते हैं। O2 इज लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कैसे लिबरेट होता है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के तौर पे यूज किया जाता है। साइकिल की बात करें तो यहां पे जो एटीपी सिंथेसिस है सेल में, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अकर करती है 2 जगहों पे, एक क्लोरोप्लास्ट ये है और माइटोकांड्रिया पे भी एटीपी बनती है। ये प्रोसेस बोली जाती है फॉस्फोराइलेशन। चूंकि सनलाइट की प्रेजेंस में है तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसकी सिंथेसिस का मतलब है एटीपी। एडीपी से एटीपी यानी कि एडीपी के साथ फॉस्फेट आयन जोड़ के एटीपी बनाना ही क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रेजेंस ऑफ लाइट अकर्स इन 2 वेज, 2 वेज में होती है, एक नॉन साइक्लिक और एक होती है साइक्लिक। बात करेंगे हम अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि Z स्कीम की। ये अगर करती है 2 फोटो सिस्टम यहां पे वर्क करते हैं एक सीरीज में, पहले PS फर्स्ट और देन PS सेकेंड। Z स्कीम का फॉर्मेशन होता है, एटीपी और NADPH सिंथेसाइज होती है। ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं ये वापस से NADP के पास आ जाते हैं, तो NADPH बनने के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग के साथ इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलते रहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, वो कहां हो रही थी, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे हो रही थी। ये स्ट्रोमा लैमेली पे होती है, ये हिस्सा और इसके बीच का जो हिस्सा है ना, यहां पे आउटर सरफेस पे मिडिल इंटीग्रेडिएंट्स के बीच में ये परफॉर्मेंस नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन फोटो सिस्टम एंड एटीपी सिंथेसिस अकर्स ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लाइक ये एक ही पीएस सिस्टम पे वर्क करता है, तो पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए, फिर ईटीएस साइकिल के थ्रू एटीपी बना, पर NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। NADPH++H का फॉर्मेशन यहां पे नहीं देखने को मिलता है। द लैमेली ऑफ द ग्रेना हैव PS फर्स्ट एंड सेकेंड। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स के पास PS सेकेंड नहीं होती है, इसलिए NADP रिडक्टेज एंजाइम्स नहीं पाए जाते और NADP का फॉर्मेशन नहीं होता है। Electron does not pass on the NADP+ but cycle back to PS first through electron transport chain ETC के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाते हैं। Here's only ATP is synthesized, no NADPH formation takes place। इसके बारे में भी डिस्कस किया था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में
केवल लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर के बीच में ही अवेलेबल होती है, 700 ही फंक्शनेबल होता है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद का सेगमेंट्स हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है इतना सेगमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस का बहुत छोटा सा हिस्सा अभी तक हमने पढ़ा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।